चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, रक्षा मंत्री के अनुसार अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निपुणता हासिल करना समय की मांग है। तो अग्रणी प्रौद्योगिकियां जैसे कि एआई आधारित वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, अंतरिक्ष आधारित वारफेयर और साइबर हमले पारंपरिक वारफेयर के स्वरूप को बदल रहे हैं। इससे देशों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। वर्तमान वारफेयर में उपयोग की जाने वाली अग्रणी प्रौद्योगिकियां, तो एआई आधारित साधन जटिल निर्णयों जैसे लक्ष्य का चयन करने, असैन्य क्षति का आकलन करने, सुझाव प्रदान करने आदि में सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए एआई संचालित ड्रोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, तो यह युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग कर आक्रामक और रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की सैन्य क्षमता है। अंतरिक्ष आधारित वारफेयर, बाहरी अंतरिक्ष में सैन्य अभियान सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिज और गैर गतिज यानी इलेक्ट्रॉनिक साइबर दोनों साधनों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार। साइबर हमले, तो कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से प्रवेश करके किसी देश के महत्वपूर्ण डेटा को चुरा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में साइबर सुरक्षा हमला। अग्रणी प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, तकनीकी क्षमताओं में असमानता और गैर राज्य अभिकर्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के कारण वैश्विक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। कानूनी खामियां, वारफेयर में इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अभाव के चलते मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। दोहरे उपयोग संबंधी दुविधा, तो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकियां सैन्य उपयोग के लिए पुनः उपयोग की जा सकती हैं। इससे असैन्य और सैन्य तकनीक के बीच का दायरा समाप्त हो जाता है। अन्य मुद्दे, तो एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह के जोखिम, जवाबदेही के मुद्दे, एआई आधारित हथियारों की ओर की संभावना आदि। ठीक है, बात करते हैं अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। तो रक्षा एआई परिषद और रक्षा एआई परियोजना एजेंसी की स्थापना की गई। प्रोजेक्ट स्पीकर, यह भारतीय थल सेना की एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन, निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली है। अंतरिक्ष युद्धाभ्यास 2024, सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष वारफेयर क्षमता को एकीकृत करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास। और डीआरडीओ, युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, इसका उद्देश्य वारफेयर से जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रदान करना है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है भारत में 2024 में इंटरनेट शटडाउन की कम घटनाएं दर्ज की गई। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया था, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में इंटरनेट की उपलब्धता को मौलिक मानवाधिकार घोषित किया था। इंटरनेट का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे शिक्षा SDG 4, लैंगिक समानता SDG 5 और असमानताओं में कमी SDG 10 आदि। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान जानते हैं पहले। संविधान का अनुच्छेद 19(2) सरकार को राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इंटरनेट शटडाउन का उपयोग गलत सूचना, विरोध या अशांति आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता रहा है। अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम 1885, तो इस अधिनियम के तहत बनाए गए दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के अंतर्गत लोक आपात या लोक सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और अनुराधा भसीन केस 2020 का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंटरनेट पर प्रतिबंध अस्थायी, वैध, आवश्यक और तर्कसंगत होने चाहिए। इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव, तो मौलिक अधिकारों का हनन। अनुराधा भसीन केस 2020 और फहीमा शीरीन केस 2019 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट एवं केरल हाई कोर्ट ने इंटरनेट को अनुच्छेद 19 व 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना। आर्थिक प्रभाव, इंटरनेट शटडाउन के कारण व्यापारिक गतिविधियां रुक जाती हैं, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स और पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा, तो ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन सेवाएं इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित होती हैं, जिससे जनता को असुविधा होती है। ठीक है, तो ये बात की हमने इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव के विषय में। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का दिसंबर 2024 का अंक जारी किया। तो यह रिपोर्ट एक छमाही प्रकाशन है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों का योगदान होता है। यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की उपसमिति का सामूहिक आकलन प्रस्तुत करती है। इसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष वर्तमान और उभरते जोखिमों को उजागर किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो लचीली भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें ग्रामीण उपभोग, सरकारी व्यय और सेवा के निर्यात में बढ़ोतरी से सहायता मिलेगी। सरकारी वित्त, तो केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात महामारी 2020-21 के दौरान 62.7% के उच्चतम स्तर पर था। इसके 2024-25 तक घटकर 56.8% हो जाने की उम्मीद है। राज्यों की बकाया देनदारी 31% से घटकर 28.8% हो जाने का अनुमान है। तो स्थिर वित्तीय प्रणालियां, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मजबूती में वृद्धि हुई है। ऐसा बेहतर लाभप्रदता, घटती गैर निष्पादिता, परिसंपत्ति और पर्याप्त पूंजी व चलनिधि बफर के कारण संभव हुआ है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के विषय में जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह गैर सांविधिक निकाय है। इसे सरकार द्वारा 2010 में शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था। अध्यक्ष हैं इसके केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों आरबीआई, एसईबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीए और एफएमसी के प्रमुख वित्त सचिव आदि। 2018 में एफएसडीसी को पुनर्गठित किया गया तथा इसमें और अधिक सदस्य जोड़े गए थे। कार्य है, यह वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास और परस्पर विनियाम के समन्वय जैसे मुद्दों से संबंधित कार्यों को देखती है। ठीक है, देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो उभरती प्रौद्योगिकियां, भू राजनीतिक संघर्ष, उच्च सार्वजनिक ऋण, वैश्विक जोखिम। ये वैश्विक जोखिमों की बात की हमने। जो जोखिम देखते हैं जो है खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसम की घटनाएं और बढ़ता व्यापार घाटा। ठीक है, अब इसी के साथ बात करते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली ने पिछले 3 वर्षों में 70 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया। तो CPGRAMS नागरिकों की चिंताओं का त्वरित समाधान प्रदान करके सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2019 से 2024 तक 25 लाख से अधिक नागरिकों ने CPGRAMS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। 2024 में जन शिकायतों के समाधान में औसतन 12 दिन लगे। 2022 में शिकायतों के समाधान में औसतन 22 दिन लगते थे। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली क्या है, जानते हैं। तो केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली नागरिकों द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नागरिक सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी संस्थाओं या अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे और 7 दिन यानी किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी शिकायतें के पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं। इस प्लेटफॉर्म का विकास भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किया है। ये विभाग शिकायतों के समाधान पर भी नजर रखता है। वैश्विक मान्यता, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने CPGRAMS को शासन व्यवस्था में ऐसी सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी है जिसे राष्ट्रमंडल देशों में अपनाया जा सकता है। CPGRAMS को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सुधार, तो ये सुधार CPGRAMS के 10 चरणीय सुधारों का हिस्सा है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। तो प्रौद्योगिकियों को अपनाना, शिकायतों को प्राथमिकता देना, शिकायतों के पैटर्न का पता लगाने और व्यवस्था संबंधी खामियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। अलग अलग भाषाओं में अनुवाद, AI आधारित भाषणी को CPGRAMS के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इसे जिस भाषा में शिकायत दर्ज की गई है उसी भाषा में उनके समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। शिकायत निवारण का मूल्यांकन और सूचकांक, तो इससे पता चल पाएगा कि शिकायतों के निवारण में कौन से मंत्रालय और विभाग कितने प्रभावी हैं। इससे दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मंत्रालयों एवं विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इस सूचकांक में मंत्रालयों और विभागों के मूल्यांकन के 4 आयाम एवं 11 संकेतक हैं। मूल्यांकन के 4 आयाम में दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठन की प्रतिबद्धता। ठीक है, बात करते हैं। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पडेक्स मिशन लॉन्च किया। तो स्पडेक्स को श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। इसके साथ 24 PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM4 पेलोड भी भेजा गया है।
अंतरिक्ष यान को अन्य इसरो केंद्रों के सहयोग से UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC ने डिजाइन और विकसित किया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। यह सैटेलाइट्स के निर्माण और संबंधित सैटेलाइट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इसरो का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, स्पार्डेक्स मिशन पर एक नजर डालते हैं। तो कक्षा 55 डिग्री झुकाव पर पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्ष। मिशन लाइफ, डॉकिंग के बाद मिशन का परिचालन 2 साल तक जारी रहेगा। उद्देश्य है प्राथमिक, वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में 2 लघु अंतरिक्ष यानों के रेंडेजवस यानी नजदीक आना, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक का विकास एवं प्रदर्शन करना। ये 2 लघु अंतरिक्ष यान है, SDX-01 यानी जो चेंजर है और दूसरा SDX-02 जो टारगेट है। द्वितीयक, डॉकिंग के जरिए जुड़े अंतरिक्ष यानों के मध्य बिजली का आदान प्रदान और अनडॉकिंग के बाद दोनों अंतरिक्ष यानों का संयुक्त प्रणाली के रूप में काम करना एवं किसी भी कार्य का प्रयोग यानी पेलोड संचालन को प्रबंधित करना। विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, तो इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, यह तकनीक अंतरिक्ष यान के बीच स्वायत्त संचार के लिए विकसित की गई है। GNSS आधारित नॉवेल रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपेगेशन प्रोसेसर, इस तकनीक का उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष स्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, सैटेलाइट्स के ऐसे समूह को संदर्भित करता है जो ग्लोबल पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गैलीलियो, EU, GPS अमेरिका आदि। इस मिशन को सक्षम करने के लिए अन्य विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, डॉकिंग तंत्र, सेंसर सूट, स्वायत्त रेंडेजवस डॉकिंग रणनीति आदि। मिशन का महत्व जानते हैं। तो आत्मनिर्भरता, भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बनना है। पहले 3 देश चीन, रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। भविष्य के मिशनों के लिए सक्षम करता, यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना, चंद्रमा से नमूना वापसी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण आदि के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष संचालन में लागत दक्षता, तो यह एक लागत प्रभावी तकनीक है जो सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, ये बात की हमने इस मिशन के महत्व के विषय में। अब बात करेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप रिपोर्ट जारी की। तो इंडस्ट्री 4.0 से आशय स्मार्ट और कनेक्टेड उत्पादन प्रणालियों से है जिन्हें वास्तविक दुनिया को समझने, पूर्वानुमान करने और इससे अंतःक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडस्ट्री 4.0 विनिर्माण प्रक्रिया का डिजिटल रूपांतरण है। इसमें दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो भारत में इंडस्ट्री 4.0 अपनाने की स्थिति, इस मामले में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र सबसे आगे है। वहीं प्रौद्योगिकी को अपनाने में टेक्सटाइल, धातु और खनन क्षेत्रकों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में इंडस्ट्री 4.0 के प्रमुख चालक, तो इंडस्ट्री 4.0 अपनाने में भारत के लिए अनुकूल पक्ष कार्यबल का कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना और संधारणीयता है। विनिर्माण प्रक्रिया को संधारणीय बनाने से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर विश्व के उपभोक्ताओं और विनियामक संस्थाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने में बाधाएं, जागरूकता की कमी, कई MSMEs को इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने की लागत के बदले इससे मिलने वाले लाभों के बारे में समझ की कमी है। तकनीकी बाधाएं, पुरानी प्रक्रियाओं को छोड़ने की अनिच्छा, तो कई संगठनों को विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डेटा एकीकरण, पुराने सिस्टम में बिग डेटा के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर अटैक का खतरा, तो डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ने से साइबर अटैक का खतरा बढ़ने की आशंका भी संगठनों को नई तकनीकों को अपनाने से रोक रही है। वित्तीय बाधाएं देखते हैं, तो नई तकनीकों को अपनाने में शुरुआत में अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही इन तकनीकों के रखरखाव की लागत भी कम नहीं है। शुरुआती निवेश के लिए फंड आसानी से नहीं मिलता है। मानव संसाधन से संबंधित चुनौतियां, तो तकनीक में कुशल श्रमिकों की कमी है। इसके अलावा नई तकनीकों को अपनाने का पारंपरिक रूप से समाज में विरोध किया जाता है। आगे की राह जानते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाना चाहिए। ये MSMEs को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए असीमित अवसर प्रदान करती है। डिजिटल तकनीक को अपनाने की व्यापार रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। इन्हें अलग अलग चरणों में लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए। ध्यान देने योग्य अन्य क्षेत्र, तो AI और ऑटोमेशन जैसी मुख्य तकनीकों को अपनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कार्यबल के कौशल विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए आदि। इंडस्ट्री 4.0 हेतु सरकारी सहायता और नीतिगत उपाय,
तो समर्थ उद्योग भारत 4.0 इसके तहत अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए अवसंरचना संबंधी और प्रशिक्षण रूपी सहायता दी जाती है। मेक इन इंडिया 2.0 पहल, इसके तहत हाई टेक विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया पहल, इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और अनुकूल नवाचार इकोसिस्टम प्रदान करके डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अंत में बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0। तो इसमें ऑटोनोमस रोबोट, सिमुलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और बिग डेटा, ये बात की हमने इंडस्ट्री 4.0 के विषय में। ठीक है, बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल। 17वीं लोकसभा ने गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए केवल 9.08 घंटों का समय दिया। जानते हैं इसके विषय में। यह एक प्रकार का विधायी प्रस्ताव है। इसे संसद के उन व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। विधेयक प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए समय का आवंटन, तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित किए जाते हैं। राज्यसभा में एक शुक्रवार के अंतराल पर बैठक के अंतिम 2.5 घंटे आवंटित किए जाते हैं। विधेयक पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना होता है। आज तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित किए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। अंतिम बार 1970 में किसी गैर सरकारी विधेयक को संसद में पारित किया गया था। ठीक है, बात करेंगे तटीय सुरक्षा योजना की। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तटीय सुरक्षा योजना के चरण 1 और चरण 2 की हालिया समीक्षा के दौरान 13 तटीय राज्यों में गंभीर खामियों को उजागर किया गया। जानते हैं इसके विषय में। तो इस योजना के चरण 1 जो 2005 से 2011 और चरण 2 है 2012 से 2020 सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किए गए हैं। उद्देश्य है इसका समुद्री गश्त के लिए तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना और अन्य तटीय सुरक्षा पहलों को समर्थन प्रदान करना है। योजना के तहत जेटी, समुद्री परिचालन केंद्र, मोटरसाइकिल आदि सुविधाओं के रूप में सहायता दी जाती है। योजना की वर्तमान स्थिति, तो इस योजना के तहत लगभग 204 तटीय पुलिस स्टेशन कार्य करने लगे हैं। ठीक, बात करेंगे गंभीर प्रकृति की विपदा। तो अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित किया। जानते हैं इसके विषय में। वैधानिक प्रावधान, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के दिशा निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं दिया गया है। हालांकि अधिक जान माल के नुकसान और उसकी गंभीरता के आधार पर केंद्र सरकार इसे गंभीर प्रकृति की विपदा मानती है। यह वर्गीकरण आमतौर पर अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल की सिफारिशों पर आधारित होता है। वित्तीय सहायता, तो गंभीर प्रकृति की विपदा से निपटने के लिए राज्यों को अपने एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के अलावा एनडीआरएफ से भी अतिरिक्त धनराशि मिलती है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना में भाग लेने वाले करदाताओं के लिए समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। जानते हैं इसके विषय में। तो वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 में इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य करदाताओं के आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। यह योजना करदाताओं को कर विवाद वाली राशि तथा इसके कुछ निश्चित प्रतिशत का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने की सुविधा प्रदान करती है। देखते हैं पेंगोंग झील के विषय में। तो भारतीय थल सेना ने पेंगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी अवस्थिति की बात करें, यह झील पूर्वी लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पेंगोंग झील विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील है। क्षेत्रफल, यह झील लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन में है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं इसकी, यह एंडोर्फिक यानी चारों ओर से भूमि से घिरी हुई झील है। इस झील का पानी समय समय पर नीला, हरा और लाल दिखाई देता है। इस झील का नाम तिब्बती भाषा की शब्दावली पेंगोंग त्सो से लिया गया है। इसका अर्थ है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान वाली झील। ठीक है, ये बात की पेंगोंग झील की। अब देखते हैं स्वेज नहर के विषय में। तो हाल ही में मिस्र ने स्वेज नहर के नए चैनल के विस्तार का परीक्षण पूरा किया। चैनल को दो तरफा खंड अब 72 किलोमीटर से 82 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। जानते हैं स्वेज नहर के विषय में। तो उद्घाटन तिथि, इस नहर का निर्माण कार्य 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में जाकर पूरा हुआ था। अवस्थिति, यह मिस्र में स्वेज स्थल संधि को पार करते हुए मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर से जोड़ती है। महत्व,
वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर के माध्यम से संपन्न होता है। एशिया से आने वाले जहाज 30 किलोमीटर चौड़े बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के माध्यम से स्वेज नहर तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं H1B वीज़ा। तो हाल ही में H1B वीज़ा की कुल स्वीकृतियों में से 70% से अधिक भारतीयों ने प्राप्त की। इस कारण यह वीज़ा फिर से सुर्खियों में आ गया। उद्देश्य है इसकी शुरुआत 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी और इसके तहत नियोक्ताओं को उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में अप्रवासी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है। अवधि यह 6 साल तक के लिए वैध होता है। इस अवधि के बाद वीज़ा धारक को या तो कम से कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होता है या स्थायी निवास के लिए आवेदन करना होता है। ठीक है, ये बात की H1B वीज़ा की। अब बात करेंगे तीस्ता नदी। तो पश्चिम बंगाल ने तीस्ता नदी से पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों में जल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। जानते हैं इसके विषय में। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। यह लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। उत्पत्ति इसकी सिक्किम में एक हिम नदी है झील खांगचुंग छो से छोम्बो छो के रूप में होती। ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के लोगों की जीवन रेखा है और प्रमुख सहायक नदियां लाचुंगछू, चाकुंगछू, जेमुछू, रंगित आदि। ठीक है, बात करते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा अजरबैजान। राजधानी है इसकी बाकू। कजाकिस्तान में अजरबैजान के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 38 लोगों की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से माफी मांगी। इसकी भौतिक विशेषताएं देखते हैं। तो भूमि सीमा इसके उत्तर में रूस, दक्षिण में ईरान, पश्चिम में आर्मीनिया और उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया स्थित है। समुद्री सीमा इसके पूर्व में कैस्पियन सागर अवस्थित है और आर्मीनिया के साथ प्रादेशिक विवाद दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद है। भूगोल की विशेषताएं देखते हैं इसकी। जलवायु अत्यधिक विविध जलवायु है। दुनिया के 11 जलवायु क्षेत्रों में से 9 इस देश में मौजूद है। सबसे ऊंची चोटी बाजार दूजू या ग्रेटर काकेशस रेंज में स्थित है। प्रमुख नदियां कोरा, हरास आदि। प्राकृतिक संसाधन तेल और प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता आदि। ठीक है, बात की हमने अजरबैजान के विषय में। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।